खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा हमने देखा जनाजा खुमेनी साहब का, और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो आज की रूलिंग क्लासेस कितनी उनकी एक सोच बड़ी नापुख्ता है, छोटी है। उनका ये ख्याल था कि वहाँ बड़ी मुखालफत है उनकी, हालांकि ये हर आम सा भी पॉलिटिकल साइंस का, मेरे जैसा भी बड़ा ही एक नालायक स्टूडेंट बता सकता है कि जब आप एक मुल्क पे हमला करते हैं तो उनके इंटरनल जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और बाहर के हमले के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कोई मुखालफत थी भी वो खैर से अब 2-4-6 साल अब और आगे चली गई है। कोई कहानी अगर ये समझ रहा है कि वहाँ पर कोई रिवोल्ट होगा या कुछ बात होगी तो वो बाकी वो कहानी। तो ये एक तो हम देखें कि किस तरीके से ये लोग सोचते हैं। ईरान अगले 40 दिन में इसराइल से बदला लेगा या पाकिस्तान आकर मुज़ाकरात करेगा। अब ये एक अनईजी सी सीज़ फायर है, ये ऐसे ही रहेगी और अमेरिका विल नीचे जाते जाते भी वो कुछ न कुछ काम करेगा। इस तरह आसानी से एम्पायर जब क्लैप्स करती हैं तो वो कुछ न कुछ जो है वो नुकसान करने की कोशिश करती हैं। इस पर बात करेंगे। तुर्की अपना 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बनाने की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाएगा, क्या मामला है? उसकी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और तुर्की एक अहम प्लेयर और अहम जंगी ताकत के तौर पर भी उभर रहा है। इस पर हम बात करेंगे। उधर आज़ाद कश्मीर में हमने कैसे चीज़ों को हैंडल किया, दुरुस्त था, गलत था, क्या मामला है, इसमें कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी? इस पर मियाँ साहब आपसे टेक लेंगे। और मलिक रियाज साहब को दुबई क्या पाकिस्तान के हवाले कर देगा? मलिक रियाज साहब से याद आया कि एक जो एप्स्टीन क्लास है पूरी दुनिया में, जिसके माशी जराइम की अब जगह जगह पे इनके कपड़े उतर रहे हैं, तो ये इस पर भी हम बात करेंगे कि यूँ लगता है कि डिजीज किस्म की रूलिंग एलीट है और यूरोप में बहुत शोर होगा है, बहुत गंद को छुपाया गया वहाँ पे यूरोप में। हमने देखा जो एप्स्टीन वाला मामला था, इसमें एक प्रिंस भी माशाल्लाह इसमें शामिल थे और बहुत लोग कौन शामिल नहीं था। तो एक मॉरल बैंकरप्सी हमें नज़र आती है जो कि इस काले धन ने जो है इनके मकरू चेहरे, माफ़ कीजिएगा, सामने खोल के रखती हैं। इस पर बात करेंगे। लेकिन मियाँ साहब पहले तो हम आते हैं ट्रंप साहब का जो एक नुक्ता नज़र था और जो CIA है औकात इन एजेंसियों की, उनको पता नहीं था कि अगर कोई अंदर एक डिसेंट मौजूद भी है और वहाँ पे लोग जो हैं, जाहिर है एक बहुत बड़ी तारीख से जो लोग वाकिफ़ है, तोदे पार्टी थी, शाह तो खैर इतना पॉपुलर नहीं था, उसकी साबक ने जो जुल्म किए लोगों पर वो हमारे सामने है। खैर कम इन्होंने भी नहीं किया था। जो आयतुल्लाह खलखाली थे, आपको याद है शुरू के दिनों में चौकों पर खड़े होकर फांसियाँ मिली जब ये इनकलाब, इस्लामी इनकलाब आया था। तो उसके बावजूद अगर कोई मुखालफत थी भी, वेस्टर्न लिबरल की हो या एक्सट्रीम लेफ्ट की हो, तो वो पस मंजर में चली गई। और जब अमेरिका ने हमला कर दिया तो अमेरिका के हमले के बाद तो वैसे ही उनमें जरूरत होगी। और आज हमने देखा कि करोड़ों लोग उनके रूहानी जो पेशवा हैं और जो उनके यानी साहिब इक़्तिदार भी थे, उनके जनाजे में तशरीफ़ लाए। तो मुझे लगता है यार ये एजेंसियां भी आजकल की बड़ी नालायक हो गई हैं। इससे तो बेहतर जो है वो गैस की एजेंसियां और सिगरेट की एजेंसियां खोल लें हम। मियां साहब, अगर CIA का ये एनालिसिस था या फिर ये CIA का एनालिसिस नहीं था, बल्कि वहां का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसने दिहाड़ी लगानी थी, माल लगाना था, अमेरिकी अवाम के गरीबों के टैक्स पेयर मनी जो है उसको हड़प करना था जंगों की सूरत में। और जंगों में हमारे किसने जाना था? अमेरिका की वर्किंग क्लास के लोगों ने, और जहां पे जिन्होंने हमले करने थे। तो ये एक सिलसिला है, माल बनाते हैं, इनका माल बनता है, हमारा खून बहा जाता है। मियां साहब देखें, कायद साहब एजेंसियां नालायक नहीं है। मोसाद जो है वो बड़ी गहरी एजेंसी है और मोसाद को पता था, सारा कुछ मालूम था। CIA भी नालायक नहीं है, उसको भी तमाम तर हालात का मालूम था। लेकिन जो आपने बात की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स की, तो ये मामला उनकी तरफ से था क्योंकि AI जंग हुई है, सारी AI जंग जनरेटेड हुई है। जो सेंटकॉम को मालूमात दी गई वो 13 साल पुरानी मालूमात दी गई थी। और जो मनाव स्कूल पे जो है वो हमला हुआ, वो तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर तो बासदाराना इनकलाब का हेडक्वार्टर दिखाया गया था, उस पर जो है हमला करवाया गया था। तो ये सब कुछ पता था, मोसाद को सारा पता था। मोसाद ने तमाम मामलात देखकर, तमाम रैकी करके और तमाम सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच करके, आपने देखा कि पहले दिन ही उनकी ईरानी क़यादत जो है वो शहीद कर दी गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि उन्होंने तमाम जियो मैपिंग जो है वो की हुई थी, वहाँ पर तमाम मामला जो है वो उनके दुरुस्त थे। लेकिन जो सेंटकॉम को जो है मालूमात दी गई वो गलत दी गई थी, और सेंटकॉम को जो मालूमात दी गई थी वही ट्रंप को दी गई थी। और ट्रंप को ये कहा गया था, जो कि उन्होंने पहले दिन कहा था
कि ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाएगी, उनका जो है वो तमाम बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका जो एटमी जो तनसीबात हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि आज रात जो है वो तमाम कुछ ख़त्म हो जाएगा और ईरानी अवाम जो है वो अपना इक़्तिदार संभाल लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब क्या हुआ, वहाँ पर रजीम जो है वो मजबूत हुई। आपने देखा सर कि जो अभी आखिरी रस्मात जारी हैं अली खामनाई शहीद साहब की, वहाँ पर 2 करोड़ से ज़ायद अफराद जो है वो आए और तमाम अफराद के हाथ में क्या है, 5 बड़ी निशानियाँ वहां पर जो है वो देखने को मिली हैं और पूरी दुनिया को जो है वो निशानियां दिखाई गई हैं बाकायदा तौर पर उस क्राउड ने। वो निशानियां क्या हैं, वो निशानियां बड़ी अजीब सी हैं जो कि उस क्राउड में नजर आई हैं और बाकायदा ये प्लान है। ये ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में जो झंडा है वो उठा के ले आए। वहां पर जो सबसे बड़ी निशानी जो है वो जाहिर हुई, जो कि ट्रंप को इस वक्त परेशान किए हुए है, वो जाहिर हुई है बंद मुट्ठी, जो कि वहां पर एक मुजस्मा जो है वो नस्ब किया गया है जिसमें अली खामनाई शहीद जो हैं उनकी यूं करके बंद मुट्ठी जो है वो दिखाई गई है। और जो सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त मुज्तबा खामनाई साहब, उन्होंने ये बताया है कि जब उन्होंने अपने वालिद साहब की मैयत देखी तो उनकी मुट्ठी बंद थी और ईरान में जो बंदी हुई मुट्ठी है उसको मज़ाहमत की निशानी जो है वो कहा जाता है, जंग की निशानी कहा जाता है और उसको इस निशानी कहा जाता है कि दोबारा उठो, और ये उसमें नारे भी लग रहे हैं। दूसरा उसमें सुर्ख झंडे हैं कायद साहब, उस सुर्ख झंडे जो है बदले की निशानी है। तीसरी निशानी जो उसमें नजर आई वो वहां पर हमास, हिजबुल्ला और हौती वो नजर आए और वो इलाकाई इत्तेहाद की निशानी है। चौथी जो निशानी नजर आई वो ये थी कि जो वफ्द वहां पर जाके जियारत करने जाता था उनके लिए जो कुरान मजीद की नई आयत जो है तलावत की जाती थी और उसके मुताबिक की जाती थी, और ये बहुत बड़ी निशानी है। जो 5वीं निशानी नजर आई वो ये आई कि उठ खड़े हो दोबारा, ये बाकायदा नारे लगाए गए हैं और वहां पर जो है बदले के नारे लगाए गए हैं। ये 5 जो बड़ी निशानियां नजर आई हैं और 2 करोड़ लोग नजर आए हैं, ये अब सताए हुए हैं कायद साहब, जो ट्रंप को सता रहे हैं। मैं बढ़ता हूं, अब एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, एक हम ये देखें कि जो एक डिस्प्ले हुआ है यूनिटी का, जो थोड़ी बहुत बातें की भी जाती थी, एक अभी हम यही बात कर रहे थे कि क्या इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो, या मैं CIA की बात करूंगा जाहिर है वो, या और उनकी और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो प्रेसिडेंट को ब्रीफ करती हैं, तो ये लेवल था उनका कि आज बजाय ईरान एक ताकत के तौर पर उभरा और सेकेंडली उसके अंदर अगर कोई डिसेंट मौजूद भी थी तो आज वो यूनिटी में बदल गई। तो इट वाजंट इट सेल्फ डिफीटिंग, और या ये जानबूझ के फीड किया और इसके पीछे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स और उनके प्रॉफिट्स थे? जनाब चिश्ती साहब। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब और मियां साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, बुनियादी तौर पर जब भी इस तरह की इतना बड़ा मुल्क हमला करता है और अमेरिका जैसा हो, तकरीबन 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां अमेरिकन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी अपनी इनपुट देती हैं। तो आया हम ये कभी कह सकते हैं कि 18 की 18 एजेंसियों को ईरान का जोग्राफिया नहीं पता था, उनका रिजॉल्व नहीं पता था, उनका कॉज या उनकी कमिटमेंट नहीं पता थी अपने मुल्क के साथ? क्योंकि मैं तो जितने ईरानियों को जानता हूँ वो बहुत नेशनलिस्ट होते हैं, अगर मुझे पता है तो आई एम श्योर एजेंसियों को भी पता होगा। ये मैटर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग या अंडर एस्टिमेशन नहीं है, मैं अर्ज करता चला हूँ, ये मैटर ऑफ एरोगेंस था उस वक्त। मैटर ऑफ एरोगेंस का मतलब ये है कि आप समझते हैं कि जो मेरी मिलिट्री है, जो मैं हमेशा कहता था कि अमेरिकन समझते थे कि हमारी मिलिट्री इनविंसिबल है, इनवल्नरेबल है, उसको ना तो शिकस्त हो सकती है और ना कोई उसको कोई हरा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। देखिए, बुनियादी तौर पर जब आप ये करते हैं, एक एरोगेंस पे चले जाते हैं, तो फिर आप रियलिज्म से खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। उसको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहते, मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि आपने डाटा पूरा किया था, अप्लाई किए थे सारे फॉर्मूले, प्रोबेबिलिटी लगाई थी, दुश्मन के बारे में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पूरी करके अटैक किया था, कोई ऐसी चीज हो गई जो आपने उस तरह नहीं एस्टिमेट की, सरप्राइज हो गया। यहाँ पे जब ये वेनेजुएला का ऑपरेशन हुआ था और अमेरिका का भी हमला नहीं हुआ था ईरान पर, तो मैं आपके चैनल और बहुत सारे और चैनल पर ये अर्ज किया था कि जो वेनेजुएला का हमला है वो एक डिल्यूजनल एस्केलेशन की तरफ अमेरिकी सदर को ले जा सकता है। डिल्यूजनल एस्केलेशन ये होती है कि आप समझते हैं मैं सही भी हूं और अगर मैं इससे ज्यादा करूं तो ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल कर सकूं। मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि जो वेनेजुएला जैसी विक्ट्री होती है, जो आपको सस्ती मिले, आपको इकोनॉमिकली मिले, शॉर्ट टाइम में मिल जाए, तो वो बहुत मिसलीडिंग और डेंजरस होती है, बिकॉज वो एडिक्शन होती है। आप समझते हैं कि मैं बाएं हाथ से ये कर दिया तो दाएं हाथ से क्या करूंगा। 6 घंटे में मेरी मिलिट्री, हम एक दूसरे मुल्क के सदर उसकी बीवी को उठाकर अमेरिका ले आए हैं, तो बस मैं ईरान के साथ भी जरा सा ही मैंने प्लस एफर्ट करी। दिस इज नॉट मिस कैलकुलेशन, वो एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस था जी।
अच्छा, लेकिन फिर भी एक नेशनल इंटरेस्ट तो होता है और बहुत सी आबादी हमने देखी भी। बिल्कुल चिश्ती साहब, बिल्कुल ये घमंड है, घमंड का जो अंसर है नजर आता है। जी मियां साहब, बात मुकम्मल करें, बात मुकम्मल करें। जी मैंने अर्ज किया, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ये चिश्ती साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वो घमंड था, गरूर था, जो कि खाक में मिल गया। और अब नजर ये आ रहा है कि अब अली खामनेई शहीद साहब का जो जनाजा है और या उनकी जो आखिरी रसूमात हैं, उसमें नजर आ रहा है कि 2 करोड़ से जायद जो है अफराद वहां पर मौजूद हैं। और मैं अभी बात यही कर रहा था काजी साहब से कि 5 बड़ी निशानियां जो हैं वो वहां पर नजर आई हैं। एक तो वहां पर बदले की निशानी जो नजर आई, सुर्ख झंडे नजर आए। दूसरी निशानी ये नजर आई कि वहां पर बंदी हुई मुट्ठी नजर आई कि दोबारा मज़ाहमत की जो निशानी है ईरान के लिए, ईरान में ये समझी जाती है। तीसरी निशानी ये नजर आई कि वहां पर हौसी और हमास और हिजबुल्लाह के वफूद बाकायदा तौर पर नजर आए और उनके लिए कुरान मजीद की अलग अलग आयात जो हैं वो तलावत की गई। और ये भी नजर आया वहां पर कि दोबारा उठने की जो है वो नारे लगे, बदला लेने के नारे लगे और लग रहे हैं। खास तौर पे अभी मुज़ाकरात की बात हो रही है सर दोबारा, और 11 जुलाई को अल अरबिया खबर दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होंगे। क्या बदला लिया जाएगा या मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे? कालीबाफ साहब तो ये भी कहते हैं कि ये मुश्किल है लेकिन मुमकिन नहीं है, तो आपको क्या नजर आ रहा है? मियां साहब देखिए, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं और काजी साहब भी कह रहे थे कि अंडर एस्टिमेट किया गया। देखिए, ईरान को बुनियादी तौर पर दिसंबर 2025 में चले जाएं तो पहला हमला हो चुका था अमेरिका का, जून वाला, और अमेरिका ने एस्टिमेट किया था कि ये एक डाइंग जो है वो आइडियोलॉजी है, एक डाइंग लीडरशिप है, एक डाइंग लेजिटिमेसी है और एक डाइंग इकोनॉमी है। तो जब इतनी सारी चीजें डाइंग पे चली जाएं तो फिर वो ऑलमोस्ट उसके लिए उन्होंने समझा कि एक धक्का लगेगा। लेकिन आपने देखा 6 महीने के अंदर ईरान को जो वेंटिलेटर दिया है वो अमेरिका ने खुद ही दे दिया, अगर वो सारी चीजें सही भी समझ ली जाएं। हजारों लोग उस वक्त ये अपनी जान से गए थे, लेकिन आपने देखा कि ईरान फिर खड़ा हो गया क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी आ गई। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं था, वो उन एरोगेंस थी, मैंने पहले कहा। अब आते हैं कि आगे फ्यूचर में जो है, देखिए जो 60 दिन की विंडो है, जो हम चंद दिन जाहिर है उसमें गुजर भी गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि 60 दिन में होगा। लेकिन मैं फिर भी पूरी उम्मीद हूँ कि दोनों मुल्कों ने जंगें लड़के देख लिया है और 2 दफ़ा लड़ी इस साल के अंदर। फिर ये रिजल्ट मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा कोई भी दोनों में से मुल्क पोजीशन में है कोई हासिल करने के लिए, इस पर टाइम लगता है। मैं छोटी सी मिसाल आपको हिस्ट्री से दे देता हूँ। देखिए, जो JCPOA हुआ था वो दिसंबर 2025 में साइन हुआ था, लेकिन जो JCPOA का इंटरम एग्रीमेंट साइन हुआ था वो हुआ था नवंबर 2013 में, तकरीबन 25 महीने पहले साइन हुआ था एक्चुअल एग्रीमेंट के। ये भी ज़हन में रखिएगा कि उस वक्त ना कोई स्टेट ऑफ होर्मुज़ का ईरान को पता था, ना रीजनलाइज करने का पता था, ना ईरान टारगेट हुआ था, ना एक फेवरेबल सिचुएशन में ईरान ने अपने नोट पे जंग बंद की थी। तो फिर भी 25 महीने ईरान डटा रहा था या अमेरिका नहीं माना था। तो अब चांसेस हैं कि टाइम ज्यादा लगेगा। ऑप्शन मिलिट्री की ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है दोनों साइडों के पास, तो जाएंगे ये उसी तरफ। ये ऑप्टिक्स की जंग होती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा इतने लोग इकट्ठे हुए थे तो मैं बमबारी करता तो मैं मार देता। ये उन लोगों को खुश करने के लिए होता है जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ये बेसिकली। तो आने वाले वक्तों में मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ जी। अच्छा, तो यू आर, लेकिन सर ट्रम्प साहब की और बात है, दूसरी जानिब स्पॉइलर जो है वो इजराइल भी तो है ना, जिसमें आज भी बयानात ये दिए जा रहे हैं कि जब किसी वक्त भी जो है वो ईरानी क़यादत पर हमला हो सकता है। ईरानी क़यादत अब जो है वो अली खामनेई शहीद के जज्दे खाकी के साथ नजफ भी जाएगी, करबला भी जाएगी, तो वहां पर कोई ऐसी शरारत हो सकती है कि जो इजराइल की जानिब से कि कहीं वहां पर हमला हो सकता है उनके पर? मियां साहब देखिए, ये जो अमन है जो वक्ती तौर पे चले हुआ है, ये MOU हुआ है, और अगर एग्रीमेंट हो जाए तो मुस्तकिल अमन हो जाए। ये नेतन्याहू के लिए अनईजी नहीं है, ये एग्जिस्टेशनल थ्रेट है। ये नेतन्याहू के लिए इसलिए है कि उसका सर्वाइवल डिपेंडेंट है ऑन द वॉर, नॉट ऑन द पीस। उसकी वजह यह है कि उसी ने ट्रिगर किया प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि आप जाएं और बस गो एंड गेट इट टाइप वाला चक्कर है, नंबर 1। नंबर 2, उसी ने कहा कि ये ईरान को इनहाइलेट और बिलिट्रेट कर देंगे। अभी एक सर्वे मैं देखा, रिपोर्ट चैनल 12 है इजराइल का, उसने अपनी एक सर्वे करवाई है जिसके मुताबिक वो कहता है कि सिर्फ 11% इजरायली समझते हैं कि नेतन्याहू जंग जीता है। 71% जो लोग समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प पर अब इजरायली इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए एतबार नहीं किया जा सकता। तो अब आप जरा विजुलाइज करें कि ट्रम्प तो जंग बंद करना चाहते हैं, नेतन्याहू नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि उसकी पॉपुलैरिटी लोएस्ट लेवल पे है। लोगों को यकीन नहीं है कि उसने इजराइल को सेफ कर दिया है। उसको पता है अक्टूबर 2026 में इलेक्शन आ रहा है 3 महीनों बाद। उसको पता है कि अगर वो इलेक्शन हार गया तो मुकदमे खुल जाएंगे।
तो ये एग्जिस्टेशनल मैंने ये साबित करने की कोशिश की है कि उसका सर्वाइवल यही है कि जंग लगी रहे, वो कौम को कहे कि जनाब अभी तो जंग है, इलेक्शन नहीं हो सकते, और ये साबित करने में लगा रहे कि मैंने इजराइल को और ज्यादा सेव कर दिया। अच्छा, ये फरमाइएगा, एक और भी मूव चल रही है और वो ये है कि हमने देख रहे हैं कि क्लियरली बहुत इनसिक्योर महसूस कर रही हैं जीसीसी स्टेट्स, और वो बाज तो खुल के भी कह रहे हैं अमेरिका को कि यहाँ से ये आप खाली कर दें। तो क्या ये बड़ा पीसफुल विड्रॉल होगा, अमेरिका इस तरह से मान जाएगा, या हाउ इट इज़ गोइंग टू प्ले आउट, जनाब चिश्ती साहब? काजी साहब देखिए, जो जीसीसी का है ना, उसमें कोई शक नहीं है कि उनको एक न्यू फाउंड ईरान को एडवांटेज मिला है। उसने जो रीजनलाइज की है, एक ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस जरूर हुआ है ईरान का इन ममालिक के साथ, और उन ममालिक ने खुद भी रियलाइज किया है कि यहाँ पे जो अड्डे थे उन्होंने हमें क्या फायदा दिया, वो लाइबिलिटी ज्यादा थे, एसेट नहीं थे। नंबर 2, आपने देखा मार्को रूबियो अभी आए थे, जीसीसी और अरब ममालिक का दौरा करके गए हैं। मेरा मानना ये है कि वो ये कहकर इनको गए हैं कि आपने हम पे कॉन्फिडेंस रखना है, ईरान अभी भी जितना बड़ा मुल्क है इतना बड़ा जिनी नहीं है, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, हम आपको पीस देंगे, हमारी प्रेजेंस रखो। नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहकर गए हैं, पॉसिबली ये मेरा तज्जिया है कि वो क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हमने देखा कि डिवाइडेड भी हैं, कोई मुल्क ओमान भी डिवाइडेड है, तो इन मुल्कों को अदर देन ओमान वो ये कहने गए होंगे कि आप ईरान पर एंड पर्टिकुलरली ओमान पर ये जरूर प्रेशर रखें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के कोई टॉल नहीं होना चाहिए और ओमान खासतौर पे ज्वाइन ना करे। तो उनकी इंटरेस्ट बिल्कुल है इस खित्ते के अंदर अमेरिका के, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो अमेरिका कभी भी उस इन्फ्लुएंस, उस प्रेजेंस पर और उस डिग्री ऑफ कंट्रोल पर जा सकेगा जो जंग से पहले था। आने वाले वक्तों में डिपेंडेंट होगा कि वो ममालिक जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कितना ज्यादा ऑब्लिगेशन रखते हैं अमेरिका के ऊपर कि उनको निकाल पाएंगे या उनसे अलग हो पाएंगे या नहीं। डिपेंड करेगा कि उनका इन्फ्लुएंस, उनके बायलैटरल टाइड, उनकी स्ट्रिंग्स कितनी उन अमेरिका के हाथ में। अच्छा चिश्ती साहब, तुर्की बड़ा इमर्ज कर रहा है एज अ पावर, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी है। बहुत अहम दौरा हुआ है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं। जी जी, आप बात करें मियां साहब। जी जी चिश्ती साहब, एक बड़ा अहम दौरा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो तुर्किया गए और तुर्किया में वहाँ पर बिजनेस फोरम से भी उन्होंने एक खिताब किया और तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान से भी मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बहुत से ज़ाहिर MOU भी हुए, लेकिन उन्होंने तैयब उर्दवान ने एक बात वहाँ बयान दिया कि इजराइल के मजालिम उन्होंने गिनवाए और साथ कहा कि उसका हाथ को रोकना होगा। दूसरी जानिब एक हमारा पड़ोसी है सर, स्पाइलर है, वो बहुत सी बकवास भी करते हैं वहाँ पर गोदी मीडिया, और अभी जो उनकी बेइज्जती भी आज बड़ी ताज़ा हुई है वो भी आपके सामने रखता हूँ। नेतान्याहू ने कहा है कि सिर्फ अमेरिका ही ताकतवर हमारा दोस्त नहीं है, बल्कि एक छोटा सा मुल्क, बद्दा सा मुल्क जो है वो इंडिया भी हमारा जो है वो ताकतवर हमारा हमसाया है, यानी कि दोस्त है ये। और ये उन्होंने बात की। और गोदी मीडिया एक बार हमारा इस जो दौरा हुआ है वज़ीर आज़म का, उसको लेकर एक खबर दे रहा है कि वहाँ से जो कान प्रोजेक्ट है और तुर्किया जो है वो एक 5वीं नस्ल का एक त्यारा जो है वो बना रहा है, जो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है, और पाकिस्तान में वो फैक्ट्री लगाएगा। पाकिस्तान जो है वो एटमी हथियार भी रोक सकता है, एटमी मिसाइल का हमला भी रोक सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी तुर्किया के साथ मिलकर हासिल कर लेगा। कान प्रोजेक्ट तो है ही, लेकिन भारतीय मीडिया के अगर प्रोपेगेंडा को देखा जाए और उसको इग्नोर कर दिया जाए तो क्या जो तुर्किया के साथ पाकिस्तान का कान प्रोजेक्ट है वो इस लेवल तक जा सकता है सर कि पाकिस्तान और तुर्किया मुश्तरका तौर पर इस तरह की जो है वो टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं? मियां साहब देखिए, ऑफिशियली तो मैं कोई ज़्यादा इस पे कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद भी, क्योंकि फॉर्चुनेटली तुर्किया इस्तांबुल में मैंने भी वॉर कोर्स किया हुआ है ऑलमोस्ट 1 साल का, और टर्किश लैंग्वेज भी सीखी थी उस वक्त। कोशिश करता हूँ रिवाइव करता रहूँ उसके ऊपर बोलने की। लेकिन तुर्की बहुत हमारे करीब है जी। दुनिया में 2 ममालिक इस्लामी अगर कोई सबसे ज़्यादा मिलिटरीली एडवांस हैं तो वो पाकिस्तान और तुर्की हैं। तुर्की की जो टेक्नोलॉजी है, हम बहुत उनके शुक्रगुजार भी हैं। तुर्की ने हमारी बड़ी हेल्प की पिछले सालों में, ख़ासतौर पे जब प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने टेक ओवर किया, तो इनका ख्याल ये था कि आने वाली जंगें फाइटर जहाज़ अपनी जगह होगा, लेकिन ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल, लॉयटरिंग मिलिशिया और किलर ड्रोन से लड़ी जाएंगी, ऐड करके, यानी एज अ फोर्स। तो फिर तुर्की ने हमारी बहुत शॉर्ट नोटिस पे, आउट ऑफ द वे, मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि सरबराह PF जब उन्होंने तुर्की विजिट किया तो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट अर्दगान ने
आउट ऑफ द वे जाकर आउट ऑफ टर्न हमें चीज़ें कुछ सप्लाई की थी, जिसका मतलब ये था कि हमें प्रायोरिटाइज किया गया था, जबकि हमारा अगर हम क्यू में लगते वही चीज़ें अनमैन्ड खास तौर पर लेने में तो बहुत टाइम लगता। वो आई, फिर उन्हें ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी किया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ड्रोन की कैपेसिटी है वो इस्लामिक ममालिक नहीं दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ डेवलपमेंट तभी हुई है कि तुर्की ने सपोर्ट किया। जो आप कान का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है वो इंडिपेंडेंट कर रहे थे, हम भी PFX एक जहाज़ है जो 5th जनरेशन इंशाल्लाह होगा, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। कन्वर्जेंस का ऑफिशियली मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इंफॉर्मेशन, कोलैबोरेशन, ट्रेनिंग, डाटा, ये बहुत सारी चीज़ों में तुर्की हमारे साथ कोऑपरेट करता है, हम उनके साथ करते हैं। आने वाले वक्तों में वो कहाँ पे कान को देखते हैं, हम अपना जहाज़ जब डेवलप करेंगे इंशाल्लाह ताला, हमारी अपनी कैपेसिटी है दुनिया में, आपको पता ही है तमाम दुनिया में 192 मुल्कों में ये वाहिद एयरफोर्स है, वहाँ तो प्राइवेट बनाया जा रहा है कान, यहाँ तो PF बनाती है। तो अगर ये मैं आखिरी सवाल आखिर में ये कहना चाहूँगा कि अगर दोनों ममालिक मिल जाएं तो इनकी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है, दोनों की स्किल बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा आपस में जैसे मैंने कहा कि सबसे बढ़कर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है दोनों मुल्कों का आपस में भाईचारे का, तो बहुत एक रेवोल्यूशन आ सकता है जी। अच्छा चिश्ती साहब, आप जो कह रहे हैं एक तो हमारा उनके साथ भी चल रहा है चाइना के साथ 5th जनरेशन का, तो दिस इज़ अ डिफरेंट प्रोजेक्ट जिस पे पाकिस्तान और तुर्की काम कर रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान काम कर रहा है? नहीं जी, चाइना का तो इंडिपेंडेंट है और पाक फिजाइया बहुत सारे ममालिक के साथ इंगेज है, खासतौर पर मई 2025 के बाद जो वाक़या हुआ था, जो हमें चैलेंजेस हैं आने वाले वक्तों में, पाक फिजाइया ने इंडिपेंडेंटली मुल्कों को मुख्तलिफ इंक्लूडिंग अमेरिका, जो मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था, उनको भी इंगेज किया हुआ है, चाइना को इंडिपेंडेंट किया हुआ है। उनका J-35 बिल्कुल अलहदा प्रोजेक्ट है, उसका तुर्की के कान से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो तमाम इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। कन्वर्जेंस होगी हमारी आने वाले वक्तों में, ज़रूरत के तहत देखा जाएगा कि पाक फिजाई ने कौन से मुल्क को प्रेफरेंस देनी है और कौन से मुल्क का कौन सा जो वेपन सिस्टम है या जहाज़ है या ड्रोन्स है या कोई और चीज़ है, वो उसको कोलैबोरेशन करनी है। पाक फिजाई अल्हम्दुलिल्लाह अब सेल्फ सस्टेन भी बहुत सारे एरियाज़ में हो चुकी है। इस वक्त भी मैं तकरीबन 150 के करीब नए प्रोजेक्ट हैं जो जिनकी तफसील का शायद टाइम भी ना हो, उन पर पाक फिजाई काम कर रही है, ताकि आने वाले वक्तों में हम जहाँ जहाँ हमें चैलेंजिंग लगे उन गैप्स को प्लग किया जाए। अच्छा चिश्ती साहब, ये भी अभी मियाँ साहब भी बात कर रहे थे इंटरसेप्टर्स की, जो जिस तरह वो था S-400 था, क्या पाकिस्तान भी इस पे काम कर रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा, हमने मार तो गिराए, उनके जहाज भी मार गिराए, ड्रोन भी हमने बहत्तुल वसा उनको इनइफेक्टिव कर लिया। तो आर वी आल्सो वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ डिफेंस सिस्टम जो कि उनके मिसाइल्स को रोक सके, इफ एट ऑल गॉड फॉरबिड अगर कोई लड़ाई होती है तो? नहीं, अभी तो हम उसकी तफसील शायद मैं अभी ना बता सकूं कि पाक फिजाइया कितना कर सकती है, लेकिन मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि जो HQ-9 रिसेंटली इंडक्ट हुआ था उस कॉन्फ्लिक्ट से तकरीबन 11 महीने पहले, 2025 से साल एक पहले वो इंडक्ट हुआ था, उसने एक जहाज़ तबाह किया था हिंदुस्तान का। J-10C ने बाकी 7 मारे थे, एक हमारे उसी HQ-9B ने भी मारा था जो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑलमोस्ट समझे एक कंपैटिबल टू S-400 है। S-400 इससे पहले का है, थोड़ी सी उसकी रेंज तकरीबन 400 के करीब है और इसकी तकरीबन 350 किलोमीटर है, लेकिन हमारा जो HQ-9B है जिसको हम आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट भी कर रहे हैं, वो कहीं ज़्यादा सर्वाइवेबिलिटी है और सबसे बड़ी बात बढ़कर वो मोबाइल है। यानी आप एक जगह से लॉन्च करें तो ज़रूरी नहीं है कि दुश्मन को जब तक ये लोकेशन पता लगे आपकी तो वो वहीं हो, आप कहीं और मूव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको नूर खान एयरबेस पर हमला किया था उन्होंने इसी मिसाइल को निशाना बनाने के लिए किया था, लेकिन पाक फिजाइया ने वो वेपन सिस्टम कहीं ज़्यादा वॉर डिप्लॉयमेंट पर पहले से मूव कर दिया हुआ था, इसलिए हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था वहाँ पर। बहुत शुक्रिया जनाब एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन दीज वेरी कम्प्लेक्स इशूज़। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं और शायद मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और बहुत सी खबरें हैं, मकामी खबरें हैं, कौमी खबरें हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक तो नाजरीन इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो हालात आज़ाद कश्मीर में हैं वो किस नहज पर हैं और हुकूमत जो उसको डील कर रही है वो कितनी वाइजली जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पे क्या है। सेकेंडली हम बात करेंगे दुबई से हमारे कुछ तल्लुकात में कुछ था आया है, कुछ बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है, तो क्या जो मलिक रियाज साहब को हमने जो मलिक रियाज साहब के हवाले से कहा था कि वो क्या अभी हमने और भी खबरें हैं, कुछ टावर वगैरह उनके नैब ने एनेक्स कर लिए हैं। मियां साहब क्या खबरें हैं आपके पास
ये जो मलिक रियाज साहब के हवाले से और आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से, और उससे पहले ये भी मुझे बताया जा रहा है कि कोई पेट्रोल की नीचे आने की बात हो रही है। अरामको ने क्या अनाउंसमेंट की है कि जी पेट्रोल कहाँ तक नीचे आ सकता है अगर ये नॉर्मलसी वापस आती है तो। मियाँ साहब सब बड़ी खुशखबरी है, दो तरह की खुशखबरियां हैं, और इसमें अगर हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देना चाहे तो पेट्रोल की कीमत जो है वो 200 नहीं 150 रुपये फ़ी लीटर तक हो सकती है, क्योंकि एक तो ओपेक प्लस जो है उसने फैसला किया है कि तेल की जो पैदावार है वो बढ़ाई जाएगी, जिससे तेल की कीमतें आलमी सतह पर कम हो गई हैं और कम होती जा रही हैं, बड़ी तेज़ी से गिर रही हैं। दूसरा, अपनाए हरमुज से जो तरसील जो है वो बेहतरीन वहाँ से चल रही है बगैर किसी रुकावट से, उससे भी तेल की कीमतें कम हुई हैं। और आज जो ब्रंट ऑयल मार्केट है उसमें तेल की कीमत $71 फ़ी बैरल के सतह पर आ गई है और WTI में $68 फ़ी बैरल पे आ गई है। लेकिन अरामको ने, सऊदी अरब ने, और अगर कहा जाए कि वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़ा फैसला किया है, और वो फैसला पाकिस्तान के लिए ही है, बाकी वैसे तो एशिया के लिए है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है वो इसका बड़ा फ़ायदा जो है वो सामने आने जा रहा है कि अरामको जो है वो सबसे बड़ी कंपनी जो सऊदी अरब की है, बल्कि वाहिद कंपनी है जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसने $11 फ़ी बैरल कमी का ऐलान किया है तेल की कीमतों में। ये अगर कमी हो जाती है तो $71 फ़ी बैरल ब्रंट की है, और इसमें से अगर इसको शामिल किया जाए, इससे निकाला जाए तो ये $60 फ़ी बैरल बनती है। $60 फ़ी बैरल की सतह पर अगले आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत जो है वो हो सकती है, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है उसको अगर लेवी भी लगा लिया जाए जितनी हुकूमत लगा रही है तो $150 फ़ी बैरल पे आनी चाहिए। 150 रुपए फ़ी जो है वो लीटर। ये जो खबर आपको नजर आ रही है, और इसमें 2 हफ्ते हो गए हैं काजी साहब, हुकूमत ने फायदा नहीं दिया। ये स्क्रीन पे पढ़िएगा 118.76 डीजल पर है और 110.65 रुपए जो टैक्स है, ये लेवी है, वो इस पर वसूल की जा रही है। तो मान लो इतना ह्यूज आप टैक्स करते हैं लोगों को, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और अभी आपने जब कहा अगर हुकूमत चाहेगी, तो ये अगर तो बहुत बड़ा अगर है, ये अगर वो आज तक नहीं हुआ, इस अगर ने तो हमारा ने नहीं चाहा ना, दो हफ्ते हुकूमत ने नहीं चाहा काजी साहब, 2 हफ्ते हुकूमत ने नहीं चाहा। अगर हुकूमत चाहती तो 2 हफ्ते में पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 रुपये फ़ी लीटर कम हो सकती थी, यानी 50 रुपए कम हो सकती थी, क्योंकि बड़ी तेजी से कीमतें नीचे आई हैं। और अब भी अगर हुकूमत चाहेगी कि अवाम यार इनके पास और कुछ है ही नहीं है, अवाम को रिलीफ देने के लिए ऐलानात हो रहे हैं, सऊदी अरब ऐलान कर रहा है। अवाम को क्या रिलीफ देना है? रिलीफ तो IPPs को देना है मियाँ साहब। वहाँ पेमेंटें करनी है हमने, नजायज उनको पेमेंटें देनी है जो हमने मुआहदे कर रखे हैं। सब लग रहा है कि अगला ये जो जुमा आएगा ना, इसमें बड़ी खुशखबरी सामने आएगी, और इसमें हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो सामने आए। नहीं मियाँ साहब देखे ना, सोने की कीमत भी कम हो रही है कैसा, बड़ी तेजी से सोना जो है वो आज तो मैंने देखा 1100 रुपए फी तोला जो है पहले कम हुआ, फिर 24 रुपए फी तोला कम हुआ, और बिजली की कम हुई नहीं कीमत मियाँ साहब, 36 रुपए फी तोले पर आ गया है, और 10 ग्राम सोने की कीमत 3,75,000 पे आ गई, और इसका भी कहा जा रहा है कि 2 लाख पे आएगा। नहीं मियाँ साहब देखे ना, ये असल में तो बात ये है कि सबसे बड़ी हर्डल तो आपकी ये है, ये जो IPPs की पेमेंट है आपकी, और फिर उसमें हम देखते हैं कि वो जो सारा काला पैसा है कहीं क्रिप्टो में जा रहा है, कहीं किधर जा रहा है, कहीं किधर जा रहा है, एक ऊधम मचा हुआ है, और पूरी दुनिया में माशाल्लाह नेकनामियां कमा रहे हैं हम। तो बात ये है कि ये जो सारा जो ब्लैक मनी वाला, जो अपने हमारे वजीर दाखिला ने भी कहा था कि $100 बिलियन की बात की, फिर आगे कोई बात ही नहीं हुई। तो यहाँ जहाँ ये काला पैसा घुसेगा वहाँ गंद पड़ेगा, वो पड़ रहा है यहाँ पे। तो इस मैशत को ठीक करने की तो पता ही अब कौन, यानी किसके जिम्मे लगाए मियाँ साहब? देखें काजी साहब, मसला ये है कि कहा जा रहा है कि सरमाया लगाएं, लेकिन जो हुक्मरानों के औलादे हैं वो तो क्रिप्टो में पैसे लगा रही हैं, और क्रिप्टो में जो है वो पैसा लगाकर उसमें कैसा जो है स्कैंडल्स भी सामने आ रही हैं। लाहौर में जो है वो इस पर बात नहीं हो रही, जो लाहौर वाला केस था वो भी तो क्रिप्टो का केस था, और क्रिप्टो में पैसे जो है वो लगाए जा रहे हैं, और असल सरमायाकारी को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, जो कि असल पाकिस्तान में सरमायाकारी हो सकती है। और ये सरमायाकारी जो है वो होने जा रही है, बाकायदा दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाह रही है, लेकिन हम पता नहीं किधर जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। और ये क्रिप्टो की तरफ जो है वो रुझान बढ़ रहा है, जो कि ख़तरनाक भी है, और ये मज़ीद जो है वो इससे देखिए ना, डॉक्टर इकराम उल हक साहब आए थे यहाँ पे,
डॉक्टर इकराम उल हक तशरीफ लाए थे, हमने उनसे पूछा, हम तो भाई हम मुब्तदी हैं, हम तो ले मैंने हमें तो नहीं पता मीशत किस बूटी का नाम है। तो उन्होंने कहा भाई चीन में कौन सी क्रिप्टो थी जिसने तरक्की की, वहाँ पे इनकलाब हुए, इनकलाब के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद उन्होंने तालीम जो है वो आज तक फ्री तालीम दे रहे हैं, वो आज तक हेल्थ जो है वो उसमें सब्सिडाइज कर रहे हैं, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल करते हैं कि जब आपकी मेहनत कश की सेहत अच्छी होगी आपका ग्रोथ रेट वैसे ही डबल हो जाता है। ये बाकायदा स्टडी में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मदकूक जो हैं वो टीबी ज़दा जब होंगे, आपके मेहनत का रोटी होगी नहीं पूरी और स्टेंटेड ग्रोथ के मारे होंगे, तो कौन सी यहाँ ग्रोथ होनी है। और उधर जो है वो काला पैसा जो है उड़ रहा है, कभी दुबई में प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हैं, कभी कुछ। तो मियां साहब आई थिंक कोई होश के नाखून ले, तो हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। काला पैसा पाकिस्तान आ रहा है सर, पाकिस्तान आ रहा है, काला पैसा पाकिस्तान भी आ रहा है। नहीं, और पाकिस्तान से जिसने लूटा है वो भी यहां से जो है वो रिकवर किया जाएगा। और बड़ी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये बाकायदा तौर पर अब ये फैसला हो चुका है कि ना सिर्फ बाहर लूटा हुआ काला पैसा वापस आएगा, पाकिस्तान के अंदर से भी लूटा हुआ काला पैसा जो है वो वापस आएगा। और इस हवाले से तमाम तार इंतजामात जो है वो मुकम्मल हो गए हैं, तहकीकात कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जो एहतसाब का जो एक रंदा है वो फिरने वाला है और इंशाल्लाह सामने आएगा। अच्छा मियां साहब, अब मैंने एक बार छोटी सी बात ये भी करनी है कि ये कश्मीर का जो मामला है, ये इसको मुझे मेरी ज़ाती राय है एक स्टूडेंट के तौर पे, आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ने इसको ठीक तरीके से हैंडल किया है। कोई ज़रूरत नहीं थी हम जो है वो, लेकिन ये क्यों हम इसको वाई किसी जिस काम में हाथ डालते हैं वो ख़राब कर देते हैं यार। मुझे बताएं ना, ये हमारा मुल्क है, हमें यहाँ अमन चाहिए, हमें यहाँ शांति चाहिए, यहाँ पे सुकून चाहिए। तो अब क्या सिचुएशन है इसकी मियां साहब, कोई बात मुज़ाकरात कोई गुफ्तगू आगे बढ़ रही है या एक कॉन्फ्रंटेशन ही है? देखें काजी साहब, गुफ्तगू उससे होती है जो सियासी एहतजाज होता है, गुफ्तगू उससे होती है जो सियासी कारकुन होते हैं, और जो हैंडलिंग होती है वो भी सियासी तौर पर जो है वो अगर कोई एहतजाज हो, धरना हो या भूख हड़ताल हो तो उसकी होती है। जहां पर बाकायदा तौर पर जो है एंटी स्टेट काम हो और वो जो पड़ोसी भारत है जो कि स्पाइलर है, पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है, उनके हाथों में खेल रहे हों, जो दहशतगर्द बन चुके हों, जो अपनी रियासत के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हों, बाकायदा तौर पर उनके बारे में सबूत जो है वो मिल चुके हों, उनकी ऑडियोज जो है वो पकड़ी जा चुकी हों, उनके साथ राब्ते पकड़े जा चुके हों, वहां से फंडिंग जो है वो पकड़ी जा चुकी हो, उनको जो है मशकूक कालें जो है वो पकड़ी जा चुकी हों, जो भारत को मदद के लिए पुकार रहे हों, जो वहां पर बाकायदा तौर पर उनका बाकायदा तौर पर काउंटर किया गया है, एक ब्रेक कहा गया है कि आप जो कुछ बात कर रहे हैं ये गलत बात कर रहे हैं, तो उनके साथ कौन सी बातचीत हो साहब, मैं बताऊं उनके साथ तो फिर बाकायदा तौर पर आहनी हाथ से उनसे निपटा जाएगा। बिल्कुल मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, सियासी अनरेस्ट नहीं है। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं मियां साहब। जो बाहर से पैसे लेते हैं उनको भी चौकों पर फांसियां लगाएं, जो यहां 2 नंबर माल कमा के गंद डाल रहे हैं बाहर, कभी क्रिप्टो में कहीं इनको भी पकड़ें यार, हर पास वो कुट सानी पै रही है। बहरहाल एक ब्रेक से वापस आते हैं, तो क्या मलिक रियाज साहब को वापस लाया जाए, उनके आने से क्या तब्दीली यहाँ आएगी और क्या कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट होगा कि आइंदा इस तरह के वाइट कॉलर क्राइम्स ना हो। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियां साहब, अब ये जो इतनी बड़ी एक अंपायर खड़ी की थी मलिक रियाज साहब ने, उसमें लोगों ने अपनी बचतें जमा करवाई, उन बचतों के ज़रिए उन्होंने अपने घर वगैरह बनाए, तो कोई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई उसको बेशक सरकार टेक ओवर कर ले, और जो लोगों का राइट है जिन्होंने पैसे दे रखे हैं या जिन्होंने प्लाटों के लिए जो है वो अगर पैसे एडवांस अगर दिए हुए हैं तो उनके कोई मसाइल हल हो सकते हैं, या फिर ये भी वही होगा जो एक दफ़ा कोऑपरेटिव बैंक्स बने थे माशाल्लाह, आधा पाकिस्तान मतलब हो गया थी, जो आपको पता ही है ना वो क्लेम किसने खरीदे थे। अब मैं क्या बताऊं यहाँ पे कि लाख रुपए का क्लेम जो है वो क्या ज़रूरत बात पुरानी गड़े मुर्दे, तो क्या ये कोई इसको कर रहे हैं और वो तशरीफ़ वापस ला रहे हैं, टार्जन की वापसी हो रही है? काजी साहब देखें, 2-3 बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि मलिक रियाज वापस आ रहे हैं, और दुबई से पहले आपको याद होगा कि रेड वारंट जो है उनके जारी हो गए थे और फिर ये जंग शंग लग गई और उसमें हालात जो हैं वो ख़राब हो गए। अब दोबारा बातचीत जो है वो चल निकली है और मलिक रियाज को वापस लाने के लिए जो है वो तगोदो शुरू हो गई है और ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल चुका है।
और ये हालात पैदा हो चुके हैं कि मलिक रियाज को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कराची के अंदर पाकिस्तान की बुलंद तरीन एक इमारत थी और है, उसको बहरिया आइकॉन कहते हैं, टावर्स, उसको नैब ने अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेकर उसको मुकामी इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दिया गया है। 100 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के ये टावर्स हैं। इसमें कहा गया है कि इसकी तामीर जो गैर कानूनी पैसे से हुई और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से हुई, और ये साबित हो चुका है बाकायदा तौर पर, और नैब रावलपिंडी ने इसकी तौसीक भी कर दी है और नैब ने अपनी जो है वो कब्जे में लेकर, इसको अपनी तहवील में लेकर मुकामी इंतज़ामिया को इसके इंतज़ाम चलाने के लिए उनके हवाले कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कल इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो बहरिया की जो 5 जायदादें हैं उनकी नीलामी होगी। उसमें एक कारपोरेट ऑफिस है, दूसरा अरीना सिनेमा है, बहरिया इंटरनेशनल एकेडमी है और सफारी क्लब है। ये जो है इनकी नीलामी जो है वो कर दी जाएगी। इसके अलावा जो बहरिया टाउन्स हैं जो कि जंगलात की जगह पर जो बने हुए हैं और जो कब्ज़े की जगह पर बने हुए हैं, सरकारी जगहों पर जो है कब्ज़ा करके बने हुए हैं, उनका मुस्तकबिल तो मखदूश है, क्योंकि जहाँ जहाँ गैर कानूनी पैसा लगा है, जो कब्ज़े की जगह है, जहाँ पर जंगलात की जगह है वो रिकवर की जाएगी। जहाँ जिसने भी वहाँ पर जो है सरमायाकारी की है उसने गलत किया और उसके साथ अगर ये हाथ हो गया तो हाथ नहीं हुआ, बाकायदा तौर पर इसकी बाकायदा तहकीकात हुई हैं। उस वक्त भी अवाम को जिन्होंने ख़रीदा था उनको पता होना चाहिए था कि वो कहाँ जगह ख़रीद रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो मलिक रियाज की गुड्डी चढ़ी हुई थी। लेकिन अब मलिक रियाज साहब जो हैं वो शिकंजे में हैं और इस तरह के बहुत सी टाइकोन जो हैं आने वाले हैं। जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट वहाँ की हुई है, जो उन्होंने घर बनाए हुए हैं, जो उन्होंने प्लाट लिए हुए हैं, वो तो बेचारे विक्टिम नहीं बनने चाहिए ना। मलिक रियाज साहब ने अगर कोई रॉन्ग, लेकिन कायद साहब अगर जमीन ही जंगलात की है, अगर कायद साहब जमीन जंगलात की है तो वो जंगलात की जमीन जो है वागजार नहीं कराई जाएगी। नहीं बात आपकी, कराची में जो है वो नैब ने बड़ी बड़ी जमीनें वागजार कराई हैं। जंगलात की जमीन है तो जंगलात क्लेम कर रहे हैं उसका, जमीन जो है वागजार कराई जाएगी। जो उस पर गैर कानूनी तौर पर बना हुआ है वो तो वापस लेगी। वो तो मियां साहब ये सोए हुए थे, रेगुलेटरी रिजीम जो थी यहाँ पे, ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सोया हुआ था। 109 कायद साहब 109 सोसाइटियां हैं यार। मैं और बात कर रहा हूं सर, मैं और बात कर रहा हूं कि यार मारा फिर बेचारा कंज्यूमर जाता है, वो बाहर बैठे मौजा कर रहे हैं अरब रुपये, तो वहां पे हाउसिंग सोसाइटी खोल ली उन्होंने, यहां भी कख नहीं होना उनको, ये लिख लीजिएगा। यहां ताकतवर और पैसे वाले आदमी के लिए कुछ कख नहीं होता। मारे कौन जाते हैं जब ये कोऑपरेटिव। मेरे पास मेरा एक अजीज था, दोस्त था मेरा, क्लास फेलो, वो लगा हुआ था। मैंने ऐसी हार्ट रेंडिंग स्टोरीज हैं जिनकी बचतें उड़ गई थी कोऑपरेटिव जो बैंक बनाए थे इन्होंने, और वो किसने खाए थे। हो चुका है कि जो 8 फेज हैं कायद साहब, जो 8 फेज हैं बहरिया टाउन के, वो जब्त होने हैं। अब वो जब्त होंगे, सरकारी तहवील में आएंगे, जिसका सरमाया है उसको वापस भी मिलेगा। जो फिर इस तरह करें जिन्होंने कि वो सरकारी रोकना था उसको चलाया जाए, मियां साहब, लेकिन वो मलिक रियाज साहब के पास नहीं रहेंगी सर। मलिक रियाज से जो है ये प्रॉपर्टी नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने अलाउ किया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन जिन्होंने अलाउ की थी, उनको भी चौकों पे, जिस तरह इंडिया से पैसे लेके यहां लोग दहशतगर्दी करते हैं, उनसे बड़े दहशतगर्द अंदर हैं, इन्हें भी पकड़े। देखे ना उनका क्या कसूर है बेचारों का। आज बनाते हैं और ठेकेदार गायब हो जाता है बिचों, और गिरा दो जी ये इलीगल है, ये इलीगल है। जिस तरह इस्लामाबाद में अब कहते हैं हम तो बिल्कुल लीगल, और तुसी सारे लीगल बैठे हो सारे जो यहाँ पे जिन्होंने पैसा खाया है सबका एहतसाब होना है। जिन्होंने आंखें बंद की रखी उनका भी एहतसाब होना है। जिन्होंने वहां पर जमीन अलॉट की उस वक्त 2006 में, कायद साहब 2006 में किसकी हुकूमत थी, उनका भी एहतसाब होना है, सबका एहतसाब होना है। लाहौर में बहरिया टाउन है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, सॉरी इस्लामाबाद में तो है ही नहीं, एक बहरिया इनक्लेव है, उसका पता नहीं क्या मुस्तकबिल है। लेकिन रावलपिंडी के अंदर आपके मुंह में घी शक्कर, सबके सब जो अच्छी बात है, सरकारी अच्छी बात है जा रहे हैं। लेकिन आज मैं क्लोजिंग इस पे करता हूँ, आज तक तो वही पड़ेगी पकड़े गए जिन्हें कुछ नहीं किया, जिन्हें सब कुछ किया वो बाहर निकल जाते हैं। खैर में कुछ बहरहाल चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसी पे आज का शो खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।